विभाग के इस प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन ये पिछले विगत दिनों से प्रारंभ हुआ है। इस प्रशिक्षण वर्ग के पीछे का जो चिंतन रहा है, अपने विभाग के प्रशिक्षण प्रमुख श्रीमान संजय जी, आप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के आप प्रधानाचार्य जी हैं, अपने बीच जंगलेश जी हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता, और सभी संकुल प्रमुख। तो इस चिंतन के पीछे रहा कि हमारे आचार्य बराबर इस कार्य को तो संपादित कर रहे हैं। शिक्षण का कार्य जो चल रहा है, ऑनलाइन की जो स्थिति बनी है, बहुत अच्छी स्थिति कई विद्यालयों में अपने संकुल से अपने अनिता जी रही हैं और कई आचार्यों का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है ऑनलाइन। लेकिन फिर भी तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, और जो कार्य का जो प्रारूप रहा है, उस कार्य के प्रारूप को देखते हुए हम सबों का चिंतन रहा कि यह कार्य और प्रभावी बने। इस दृष्टिकोण से संजय जी ने विगत माह में ही इस प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करने का निश्चय लिया था, लेकिन मेरी व्यस्तताओं के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। लेकिन यह कार्य अब प्रारंभ हो रहा है। साथ ही अब घर ही विद्यालय की जो परिकल्पनाएं दी जा रही है, आने वाले समय में यह हमारे शिक्षण का एक अंग बनने वाला। हम ऑफलाइन क्लास भी लेंगे, हम कई कार्य अपने विद्यालय खुलने के बाद भी यह कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन फिर भी इस दृष्टिकोण से यह ऑनलाइन जो क्लास है, यह क्लास अब हमारे साथ चलेगा। और इसके तकनीक को और जब तक हम श्रेष्ठ नहीं करेंगे तो हम आगे इस जो दौड़ है, इस दौड़ में हम पीछे पड़ जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमारे आचार्य जी प्रशिक्षित हों, उनकी गुणवत्ता और बढ़े और कार्य जो और प्रभावी दिखे। यह प्रशिक्षण वर्ग आयोजित है। आप सबों ने जो प्रयास किया है वह बहुत सार्थक है। मैं अब बिना विलंब किए मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि आज का यह प्रशिक्षण वर्ग आप प्रारंभ करें। आप सबों को नमस्कार। आज की बैठक में उपस्थित आदरणीय विभाग प्रमुख जी, आदरणीय सह विभाग प्रमुख जी, आदरणीय प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में श्री गंगा चौधरी जी, इस संकुल के सम्मानीय संकुल प्रमुख श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और इस संकुल के अंतर्गत सभी सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आचार्य बंधु भगिनी, एक बार मैं अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। एक अवसर मुझे मिला है और ये अवसर जो है इसी कालखंड में मिला है। प्रत्यक्ष रूप से तो वार्ता करने का अवसर जो है एक लंबे अंतराल के बाद वो कब मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन इस अवधि में हम सभी एक दूसरे को देख पाए, एक दूसरे की आवाज को सुन पाए, ऐसा संयोग जो है आज की मीटिंग यानी कि वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये संपन्न हो रहा है। तो आज की बैठक जो है, बैठक प्रारंभ करने से पहले 2-3 निवेदन के साथ जो है मैं अपने विषय पर आऊंगा। निवेदन के रूप में हम सभी जो है तकनीकी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत पहले से थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी जोड़ने का अवसर मिला है। और ये अवसर जो है इसलिए मिला है कि आसपास का वातावरण हमें कुछ सिखाता है, और वातावरण जिस तरह का बनेगा, जिस तरह की परिस्थितियां आती है, उसके अनुरूप जो है व्यक्ति को चलना भी पड़ता है। ये प्रकृति भी सिखाता है हमें कि प्रकृति अपने अनुसार जो परिवर्तन करती है, उस परिवर्तन में हम भी अपने आप को फिट करके रख सकते हैं, अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट करके रख सकते हैं। तभी हम बदलते हुए प्रकृति के साथ अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। आज के दौर में चुनौतियां तो है, वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो है शिक्षण संस्थानों के साथ है। हमारी यहाँ है चैलेंजेस है। ये चुनौतियां जब भी आती है तो एक नया अवसर मिलता है, और जब भी चुनौतियां आती है तो एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति भी करता है, वातावरण भी करता है, और उस वातावरण और प्रकृति में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वे भी करते हैं। तो एक परिवर्तन है, और परिवर्तन जो है इस रूप में है, हम सभी उससे वाकिफ हैं। वास्तव में संघर्ष ही जीवन है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी प्राणी के अंदर संघर्ष नहीं हो
तो उसकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी यानी कि जीने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन कोई भी प्राणी जब संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो उसकी सर्वाइवल एबिलिटी वो बढ़ जाती है। जीवन जीने की कला वो सीख लेता है, और जीवन जीने की कला जब सीखता है तो अधिक से अधिक समय तक जो है वो अपने आप को सस्टेन करके रख सकता है, अपने आप को जो है सर्वाइवल कैपेबिलिटी के हिसाब से सारी चीजों को संजोग कर रख सकता है, कनेक्ट करके रख सकता है। और इसी कनेक्शन का परिणाम स्वरूप है कि हम कुछ नए चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में कहा जाता है कि आज का दौर जो है तकनीकी का दौर है। कंप्लीट जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक काम हो या जो भी निजी संस्थानों के द्वारा संचालित हो या जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, वे सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज जो है किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, तो इस तकनीकी को जो है वो बारीकी से समझते भी है और करते भी है, क्योंकि समझना उनकी बाध्यता है। आप नहीं समझेंगे तो इस दौर में जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके द्वारा किए गए काम जो है वो आगे नहीं निकल पाएंगे, और जब काम आप नहीं कर पाएंगे तो उसका फीडबैक भी आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं इस तकनीकी के दौर में अपने आप को सर्वाइव करते हुए आगे की ओर बढ़ा कर ले चले, ये आज के मतलब शिक्षण का एक हेतु है। हम काम तो करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन काम में थोड़ा सा एक दिशा जब मिल जाती है और उसमें कुछ नए चीज का समावेश हो जाता है तो मुझको लगता है कि वो काम जो है वो प्यूरिफाई होकर के आगे बढ़ता है। और जब एक बार प्यूरिफाइड हो जाता है तो उस काम की गुणवत्ता भी जो है, उसके क्वालिटीज जो है इम्प्रूव हो जाते हैं। वो कहा जाता है कि रॉ मटेरियल्स से है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स से है, तो यदि रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट अच्छा देना चाहते हैं, हम अच्छा उत्पादन देना चाहते हैं, तो बीच का जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग हमारा कितना फिल्टर होकर के, कितना प्यूरिफाइड होकर के आगे बढ़ेगा, इसके आधार पर हमारा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो इस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम अपने रॉ मटेरियल्स को इस प्रोसेसिंग के थ्रू जो है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है हम आगे बढ़ाएं। एक दो संदर्भ जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सभी ने देखा है, अनेक वैज्ञानिकों का एक अनुभव आया है कि कोई भी वैज्ञानिक जो है एकाएक किसी चीज की खोज उन्होंने नहीं की। उस खोज के पीछे जो है उनका एक लंबा संघर्ष रहा है। आज कहते हैं कि वैक्सीनेशन या वैक्सीन का जो भी ये खोज हुआ है, तो प्रारंभिक काल में एडवर्ड जेनर साहब ने जब वैक्सीन की खोज निकाली तो सबसे पहला प्रयोग अपने बेटे के ऊपर किया, और प्रयोग करने से पहले जब अपने बेटे को सिलेक्ट किया तो उसकी पत्नी जो है उसको वो विद्रोह कर दी, और उनके विद्रोह के बावजूद अपने परिवार की, अपने बेटे की चिंता न करते हुए उनका जान बचेगा या कुछ होगा, उन्होंने जन कल्याण की चिंता की और उन्होंने वैक्सीन का पहला प्रयोग जो कि मीजल्स का है अपने बेटे के ऊपर किया, और उसमें उनको सफलता मिली। तभी जाकर के उसका जो प्रोसेसिंग होता है वैक्सीन का या वैक्सीनेशन का प्रोसेसिंग अन्य बीमारियों के लिए उसी तर्ज पर आज जो है सारे लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि संघर्ष आती है, चुनौतियां आती है, और इसी संघर्ष और इसी चुनौतियों में अपने आप को बाहर निकालने का एक प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रयास का नमूना है कि हम अभी भी कितने संघर्षों के बावजूद, कितने चुनौतियों के बावजूद हम अपने काम को जो है और बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में मैं आपके बीच में बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं भी आपसे ही सीखता हूँ, अपने सराउंडिंग से सीखता हूँ, कुछ नई चीजों को लिखने का प्रयास करता हूँ मैं।
और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास रहते हैं, सूचनाएं रहती है, उसको ट्रांसमिट करने का प्रयास करता हूँ, आपके तक जो है प्रेषित हो सके, ये मेरा प्रयास है। तो कहने का मतलब है कि ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हमसे बेहतर आप काम कर रहे हैं, मुझको पता है, तो आपसे कुछ मैं भी सीखूंगा। और ये सीखने का क्रम जो होता है, जैसे कि कहा जाता है कि लर्निंग प्रोसेस वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होते हैं। जब तक जीवन है तब तक हम लोग सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो हम अपने बिंदु पर आते हैं, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है और इसी समय में जो है हमें अपना काम भी जो है, या हम अपना संदेश आपके तक पहुंचा सके, ये मेरा प्रयास होगा। तो सबसे पहला स्टेप में लेकर के चलता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव ई कंटेंट्स। यानी कि जो ई कंटेंट्स है क्या, ई कंटेंट्स क्या है, आपका टीचिंग मटेरियल्स है, आप जो पढ़ाते हैं वो आपका मटेरियल्स है, और उसको यदि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से उसको प्रेषित करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो वो ई कंटेंट्स कहलाता है, या उसको ई लर्निंग भी कहते हैं। तो ये जो ई कंटेंट्स है, ये हमारा इफेक्टिव कैसे बने, तो कुछ बिंदु आपके सामने जो है मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये जानने का प्रयास होगा कि इसके टाइप्स क्या है, ई कंटेंट्स के टाइप्स क्या है। तो दो तरह के टाइप्स से होते हैं। पहला होता है वीडियोज होता है, और दूसरा होता है पीडीएफ होता है। तो जैसे कंटेंट्स आप तैयार करेंगे, वीडियोज बनाए या पीडीएफ बनाए, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं उसको बनाए। बनाने से पहले थोड़ी सी एक सावधानी होती है कि प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट्स जो है हमारा किस प्रकार से हो। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी चीज को आप तैयार करते हैं, या कोई भी कंपनी तैयार करती है, जब प्रोडक्ट्स मार्केट में आती है तो उसके पहले जो है उसका एक प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन में उनका पूरा का पूरा एक प्लानिंग होता है, और प्लानिंग के तहत जो है किस रॉ मटेरियल्स को किस रेशियो में डालेंगे, कितने देर के लिए डालेंगे, और कितने देर के बाद जो है उसका सारा प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा, तब जाकर के जो है हमारा प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी का निकल करके आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो है एक प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट्स तो होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका टाइम लिमिट्स, यानी कि एक समय सीमा के अंदर जो है हमारे कंटेंट्स तैयार हो। दूसरा है कि हम जो कंटेंट्स तैयार कर रहे हैं वो दूसरे के लिए आसान हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो इजीली हो। हम जो लिखते हैं, लिखना भी एक कला है, वो विजिबल होना चाहिए, और रीडेबल होना चाहिए, और रिलायबल होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं कि विजिबल स्पष्ट रूप से वो दिखाई पड़े। रिलायबल एक वर्ड मैंने दिया है कि रिलायबल जो होता है ऑथेंटिक होता है, यानी कि साइंस का है, मैथ्स का है, किसी भी सब्जेक्ट का आप कंटेंट्स लेते हैं, वो कंटेंट्स ऑथेंटिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और फिर इसके बाद आपका जो वॉइस क्वालिटी है, आप अपनी आवाज जो है, यानी कि जो आपका प्रोनाउंसिएशन से है, आपकी आवाज जो है वो क्लियर हो, बहुत तेज नहीं होना चाहिए और बहुत लेस नहीं होना चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस। फिर आपके पास जो है जो आप तैयार करते हैं, ये सिनॉप्सी है, यहाँ पर स्पेलिंग होगा SYNOPSY। सिनॉप्सी यानी कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट ब्रीफिंग होते हैं, आप एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करें ताकि कम समय में हम अधिक चीजों को शेयर कर सकें। फिर कोई एग्जाम्पल्स आप देते हैं, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो एक्सप्लेन है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स होगा, वो रेलिवेंट टॉपिक से होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है आपका प्रिपरेशन से है। इस प्रिपरेशन के आधार पर आप पीडीएफ तैयार करते हो या वीडियो तैयार करते हो, तो आपका एक आधार बनेगा, एक बेस बनेगा। जब ये सारे चीज आप कर लेते हैं, तो करने के बाद एक बार पुनः आप देखें, तो उसको कहा जाता है रीटेक। यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें क्या होगा, ये वीडियो क्लिप या ये पीडीएफ हमारा अच्छे ढंग से तैयार नहीं हुआ है,
तो एक बार पुनः उसको जांच करना चाहिए। और जांच करने के लिए क्या है कि रीटेक करते हैं। जैसे सिनेमा वगैरह में होता है कि सिनेमा तो 2.5 घंटे 3 घंटे की पिक्चर होती है, लेकिन उसको तैयार करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 से 4 महीने इसलिए लगते हैं कि जो उसके डायरेक्टर होते हैं, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो पुनः एक ही सीन को बार बार करते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तभी उस सीन को आगे के लिए फॉरवर्ड करते हैं या उसको लिंक करते हैं, तभी जाकर के वो फाइनलाइज एक अच्छा चीज तैयार होता है, चाहे वीडियोज हो या पीडीएफ हो। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि वीडियो जो तैयार करते हैं आप, वीडियो जो होते हैं 2 तरह के वीडियो होते हैं। एक होता है एक्सप्लेनेशन वीडियो और दूसरा होता है टीचिंग वीडियो। एक्सप्लेनेशन वीडियो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम क्या है कि हम थोड़ा सा किसी चीज को ब्रीफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चैप्टर का एनालिसिस कर रहे हैं। एट ए ग्लांस एज ए सब्जेक्ट टीचर होने के नाते मैं भी अपने क्लास में करता हूँ कि हमारा पहला क्लास जो होता है चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास होता है। उस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को एट ए ग्लांस जो है बच्चे के सामने हम रखते हैं। और जब एट ए ग्लांस आप रखेंगे तो एक शॉर्ट पीरियड में रखते हैं कि इसके मेन टॉपिक्स क्या है, नेम ऑफ द चैप्टर, जैसे कि टाइटल ऑफ द चैप्टर होता है, तो जैसे ही टाइटल जो है किसी के सामने आए, पूरे चैप्टर का एक पिक्चर जो है उसके माइंड सेटअप में आए। जैसे किसी सिनेमा का यदि टाइटल नाम यदि हम लेते हैं, तो यदि हमने वो पिक्चर देखा है या देखने वाले हैं, तो इस पिक्चर के अंदर क्या होने वाला है ये पहले से हमें पता हो जाता है। तो जब पहले से पता होता है तो कुछ जानकारी हमारे पास रहती है और कुछ जानकारी को हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो चैप्टर का ये इंट्रोडक्टरी होता है एक्सप्लेनेशन वीडियो। ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द चैप्टर जो भी प्रिपेयर्ड होता है। और इसका वीडियो भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दे सकते हैं। इसका टाइम लिमिट है, आप इसे 3 से 5 मिनट का ही वीडियो बनाएं और ये वीडियो आपका जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के रूप में जो है ये पेश होगा। इसका दूसरा पार्ट होता है टीचिंग वीडियो जो होता है, ये 15 से 20 मिनट का होता है, क्योंकि इसमें उस चैप्टर के खास पोर्शंस को लेकर के आप प्रवेश कर रहे हैं। तो जब आप प्रवेश करते हैं, क्लासरूम के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये 40 मिनट्स का रहता है, लेकिन यहाँ आप वीडियो जो बनाएंगे आप 15 से 20 मिनट का बनाएंगे। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो जब बनाएंगे तो आपके पीछे जो है बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड हो सकता है, कोई भी राइटिंग बोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मेन थीम को जो है आप उसके ऊपर में पहले से डिस्प्ले कर दें। यानी कि वीडियो बनाने से पहले जो है सारी चीजों को आप लिख करके तैयार रखें, क्योंकि लिखने के क्रम में भी आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कुछ कंटेंट्स को हम ब्लैक बोर्ड पर पहले से तैयार रखते हैं। और थोड़ा देखा जाता है कि कहीं से कोई आवाज नहीं आए, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, और आपका जो वॉइस पिच है, पिच ऑफ द साउंड है, ये थोड़ा सा स्पष्ट हो। ये वॉइस पाथ है, ये पिच होगा PITCH। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा हम पहले से तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद हम अपने कंटेंट्स को जो है 1 बाय 1 जो है वो वीडियोस के माध्यम से वहां डिस्प्ले करना शुरू करते हैं। और एक वीडियो बनाइए, फिर स्वयं उसको देखिए, और देखने के बाद लगे कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, हमने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसका राइटिंग जो है, उसका जो वर्ड्स है, उसके जो सेंटेंसेस है वो क्लियर जो है विजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक बार उस वीडियो को थोड़ा सा आप देखिए, और देखने के बाद आप यदि संतुष्ट हो जाते हैं तभी उसको जो है आगे के लिए कैरी ऑन करें। तो ये हमारा एक था कि वीडियोस बनाने के 2 तरीके, और दोनों तरीकों को यदि हम ऐड करते हैं तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। दूसरा कंटेंट्स हम तैयार करते हैं वो होता है रीडिंग मटेरियल्स। रीडिंग मटेरियल्स जैसे कि आपने कहीं नोट्स बनाया, कॉपी के ऊपर बनाया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाया, कहीं आपने नोट्स बनाया,
और उस नोट्स का जो है पीडीएफ बना करके या पीपीटी बना करके जो है आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये जो पीपीटी या पीडीएफ जो बन रहा है, ये बच्चे के अंदर जो कंसेप्ट होता है, टॉपिक का जो कंसेप्ट होता है, इसको आसानी से जो है वो सीख पाता है। तो इस कारण से जो है हम इसको पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से एक समझाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि हमने तो इतना काम कर लिया, अब करने के बाद जो है हमने जो पढ़ाया है उसका फीडबैक भी हमें लेना चाहिए। तो फीडबैक लेने के लिए जो है तो एक फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं। अभी सबसे बढ़िया फॉर्मेट जो है वो गूगल फॉर्म के रूप में आ रहा है, और ये जो गूगल फॉर्म के रूप में आ रहा है जिसमें आप जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर तैयार कर सकते हैं जो 1 वर्ड का होगा, शॉर्ट आंसर तैयार कर सकते हैं जो 1 सेंटेंस का हो सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप्स के भी कर सकते हैं और हॉट्स भी कर सकते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस है। तो ये टाइप्स होते हैं कि इस तरह के डिफरेंट मोड्स में जो है हम फीडबैक लें। क्योंकि फीडबैक लेने से क्या है कि आप भी संतुष्ट होंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं इनमें पार्टिसिपेशन कितना रहा, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा, और लेसन को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कितना रहा। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है हम एक अपना विचार जो है इस फीडबैक के माध्यम से लेते हैं। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है कि हम इन सारी चीजों को ऊपर के जितने भी बिंदु आए उसके पहले जो है एक प्रॉपर लेसन प्लान भी तैयार करते हैं। हम सभी अधिकांश लोग जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन का कोई डिग्री लिए होंगे। एजुकेशन की डिग्री में हमने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, या कुछ इस तरह के जो है चीजों को हमने सीखा है। तो उसमें आता है कि आप किसी भी काम को, टीचिंग वर्क को करने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर रहना चाहिए। फिर उसको जो है किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस भी जो है मायने रखता है। और प्रेजेंटेशंस के बाद जो है क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस भी करवाना, असेसमेंट करवाना और इवैल्यूएशन करना, ये इसके स्टेप्स है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को हम भी अपने डायरी पर या कॉपी पर जो है इसको नोट्स करते हैं। और चूंकि ये प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस क्या होता है कि एक हैबिट्स के रूप में कन्वर्ट होता है, और यही हैबिट्स जो है वो आपको आगे जाकर के किसी भी काम को करने में वो आसान कर देता है, वो इजीली जो है किसी काम को जो है मूव कराता है। मुझको लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करें तो हमारा जो कंटेंट्स है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अधिक से अधिक जो है इफेक्टिव बनेगा, ये मुझको पूर्ण विश्वास है। और इस डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ एक पार्ट को यहाँ समाप्त किया है। फिर इसके बाद आता है कि यदि हम इन सारी चीजों को तो करते हैं, लेकिन करने का जो संसाधन होता है, संसाधन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग हम कैसे करें? हाउ टू यूज दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम में से अधिकांश लोग करते हैं। अभी देखिए पूरा कंट्रोलिंग जो है अपने विष्णु जी कर रहे हैं, और ये जो स्लाइड देख रहे होंगे, ये पीपीटी जो है ये विष्णु जी के द्वारा तैयार किया गया है। और हम यहाँ केवल स्लाइड के ऊपर बताए गए कंटेंट्स को केवल मैं पढ़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं अच्छी तकनीक का उपयोग हम सभी जानते हैं और करते भी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये सारे जो एप्लीकेशंस है जिसको आप एप्स कहते हैं, इस एप्स को जो है हम कैसे पहचाने? सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आज पूरी दुनिया भर में हजारों एप्स काम करते हैं, और एप्स बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर जो है इस एप्स को जो है वो फ्रेम करते हैं। लेकिन हमारे जरूरत के हिसाब से जो एप्स है उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ये पीडीएफ तैयार करना, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल्स तैयार करना। ये देखिए होता क्या है कि एक तो सिंपल तरीका है, आप कंटेंट्स बनाए, फोटो खींचे और सीधे आप भेज देते हैं। ये भी करते हैं,
लेकिन और थोड़ा सा इस इम्प्रूव करने के लिए कि हमारा फाइल थोड़ा सा छोटा हो जाए और हमारी सामग्री थोड़ा बढ़ जाए, फाइल छोटा हो और सामग्री उसमें अधिक घटे, तो इस कारण से हम पीडीएफ बनाते हैं और ये पीडीएफ बना करके 2 पेज 3 पेज 4 पेज का हम इकट्ठा करते हैं। तो जब पीडीएफ आपका तैयार होगा उसके पहले जो है इतने कंटेंट्स आपने लिखा है या किसी किताब का संदर्भ आप लेना चाहते हैं उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने से क्या होता है, एक फायदा, यहाँ पर हमने 2 स्कैनर का नाम लिखा है, एडोब स्कैनर और केम स्कैनर। केम स्कैनर के ऊपर में बैन है, इस कारण से अभी जो चल रहा है आपका एडोब स्कैनर, इसका यूज कर सकते हैं आप। स्कैन करने से आपका जो लिखी हुई जो चीजें हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है, क्योंकि उसमें लाइट का, ब्राइटनेस का, उसको अरेंज करना, ये सब स्कैनर जो है ये काम करते हैं। स्कैनर से स्कैन करने के बाद जो है आप पीडीएफ तैयार करें और उस पीडीएफ को आप सीधे सेंड भी कर सकते हैं। एक पहला प्रोसेस है। दूसरा है, आपने जो कंटेंट्स तैयार किया, इस कंटेंट्स में यदि आपकी आवाज भी रहे, यानी आप अपने ऑडियो को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने वीडियो को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो ये कंटेंट्स और ज्यादा इफेक्टिव बनता है, क्योंकि बच्चे देख भी रहे हैं, आपकी आवाज को सुन भी रहे हैं और आपके चेहरे को भी देख रहे हैं। तो ये जो होता है, हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हम सभी जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो है इसको रिसेप्टर्स भी कहे जाते हैं। और सेंस ऑर्गन हमारे जैसे कि स्किन है, टंग है, आई है, ईयर है या नोज है, ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स हर एक चीजों को रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये रिसीव करके जो है सारे इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। अब ब्रेन जो है, ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। मैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, उसका हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं कि उसका फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा, हैंड ब्रेन होगा, सेरेब्रम होगा, सेरेबेलम होगा, या पोन्स होगा, मेडुला होगा। ये सारी चीज जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है, डिफरेंट पार्ट्स का जो है डिफरेंट फंक्शंस होता है, ये उसके हार्डवेयर है। और इसी हार्डवेयर में जो फंक्शंस करता है, मैसेज को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशंस को जो स्टोर करता है और स्टोर करके समय के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैसेज देने का काम जो है ये रिसीवर करते हैं। ये मैसेज को रिसीव करना और रिसीव करके वो ब्रेन को भेजना। तो ब्रेन का एक्टिवेशन या उसका जो कंसंट्रेशन है या उसका वर्क जो है, उसकी एबिलिटी है, वो जितना मैक्सिमम जाएगी, हमारी स्टोरेज कैपेबिलिटी या बच्चे के अंदर की जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो अधिक से अधिक होगी। ब्रेन का 95 से लेकर 96% भाग जो है वो इनएक्टिव रहता है। हम केवल 4 से 5% की भाग जो है उसका यूज कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन 3 माध्यम से, लिखे हुए चीजों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, देखे हुए चीजों के माध्यम से, यदि हम कंटेंट्स को भेजते हैं, वह कंटेंट्स जो है वो ज्यादा पावर के साथ जो है बच्चे तक पहुंचता है। इसी कारण से मुझको लगा कि लिखे हुए चीजों के साथ इन सारे चीजों को हम जोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि यदि आप वीडियो क्लिप्स बनाते हैं तो वीडियो क्लिप बनाने का 2 तरीका है, या जो भी तरीका आप अपनाते हो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो एक तो है कि डायरेक्ट वीडियो क्लिप बनाना। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई आपके मोबाइल से जो है वो फोटो शूट कर रहा है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन आपको फिक्स रखना पड़ेगा। हम जो है यदि डायरेक्ट बना रहे हैं तो 10 मिनट से अधिक नहीं बनाएं या 500 MB से ज्यादा नहीं बनाएं। यदि आप इसका टाइम ड्यूरेशन अधिक देंगे तो उस मैसेज को, उस वीडियो को भेजने में आपको परेशानी होगी, वो जल्दी फॉरवर्ड नहीं होगा। 2 घंटों लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है। तो टाइम को लिमिट करते हुए जो है वीडियो क्लिप्स जो है हम तैयार करें। दूसरा होता है कि आप YouTube के माध्यम से जो है उसको तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा
यूट्यूब पर आप कैसे जाएंगे और कैसे अपने वीडियो को अपलोड करेंगे, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दूसरा माध्यम होता है वर्चुअल क्लास, जिसकी लाइव क्लास भी करते हैं। तो लाइव क्लास का जो माध्यम है वो गूगल मीट है, जियो मीट भी लॉन्च हुआ है जुलाई महीने से। माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से भी ये काम जो है बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, और अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो जूम मीट के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल क्लासेस का जो है ये फायदा जो है सभी बच्चों तक, मुझको मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि इसमें जो है मैक्सिमम बच्चे को लाभ नहीं हो पाता है। आप क्लासेस चलाते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए चलाते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि उसमें 40 से 50% बच्चे ही जुड़ पाते हैं, जो कि डायरेक्ट क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से। और तीसरा होता है विषय का निर्धारण करना। तो ये तीनों चीज यदि आप बढ़ा करके जो है पहले से भैया बहनों को प्रेषित कर देते हैं, तो मेंटली जो है भैया बहन भी और उनके अभिभावक भी उस समय वो तैयार रहते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये होता है, ये आपका डायरेक्ट क्लासरूम नहीं, ये आप है और केवल भैया बहन है। ये ऐसा क्लासरूम है कि आप दोनों के साथ साथ जो है समाज के अच्छे लोग भी जो है आपके द्वारा दिए गए चीजों को, आपके द्वारा जो प्रेजेंट किए गए चीजों को जो है वो देखते हैं। और देखने के बाद जो है हम सभी का भी असेसमेंट होता है कि इस स्कूल के आचार्य जी के द्वारा जो दिया गया चीज है वो कितना प्रभावी है, कितना गुणवत्ता पूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये सावधानी भी हमें अपनानी चाहिए कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन बच्चे तक हम नहीं दें जो ऑथेंटिक नहीं हो। तो इसमें थोड़ी सावधानी रखना रहता है, और ये सारी चीजों को प्रामाणिकता के साथ जो है हम फॉरवर्ड करें, ये थोड़ा सचेत रहते हुए आगे के लिए काम करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम काम तो करते हैं, अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी चीजों को सीखना भी चाहिए। और सीखने के लिए जो एजुकेशन एप्स, 2-3 एप्स जो चल रहे हैं, जिसको मैं भी देखता हूँ, मैं खास करके अपने सब्जेक्ट का देखता हूँ, एक दीक्षा ऐप है। तो दीक्षा ऐप जो है, दीक्षा है, निष्ठा है, कुछ इस तरह के एप्स है। इस एप्स में पूरे देश भर के जो अच्छे टीचर्स हैं वे अपना कंटेंट्स जो है इसमें देते हैं। उनके कंटेंट्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं, और वहां से जो है कुछ ना कुछ चीजों को सीखना चाहिए। अब थोड़ा समय आता है कि यूट्यूब चैनल्स जो है, आप में से अधिकांश आचार्य बंधु भगिनी करते भी होंगे कि अपने कंटेंट्स को जो है उस पर अपलोड करते हैं। तो देखिए, अधिकांश लोग जो है एंड्रॉयड मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो है आप स्टार्टिंग करते हैं तो उसका जो इंफॉर्मेशन जाता है तो कहीं ना कहीं आपके ईमेल आईडी से वो लिंक होता है। तो आप जब ईमेल आईडी बनाए हैं, उस अपने मोबाइल को आपने लिंक किया है, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपका यूट्यूब चैनल भी लिंक होगा। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को आप ओपन करते हैं तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ये लॉगिन करने के लिए वो मांगेगा, और मांगने के बाद ही जो है आप साइन इन करते हैं। जैसे ही साइन इन करते हैं, आप साइड में सबसे ऊपर में देखेंगे एक कैमरा रहेगा, बीच में दूसरा सिंबल रहेगा, और साइड में आपके नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है वो डिस्प्ले होगा। इसका मतलब कि आप कभी भी उसको खोल करके ओपन कर सकते हैं, और जिस नाम से आपने आईडी बनाया है उसी नाम से आपका जो है यूट्यूब चैनल जो है वो काम करेगा। अब देखिए, इस पर जो है आप यूट्यूब चैनल को जैसे ओपन करते हैं तो रिकॉर्डिंग का एक सिंबल आएगा, एक स्पेस आएगा रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग को आप क्लिक करें, उस पर प्रेस करें, और रिकॉर्डिंग का टाइमिंग जो है आप 10 से 15 मिनट का ही रखें। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वीडियो क्लिप आप बनाए तो ज्यादा समय का नहीं बनाए, 10 से 15 मिनट का बनाए, मैक्सिमम 15 मिनट का हो। अब 15 मिनट को बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका कंटेंट्स जो है 1 GB से ऊपर चला गया है। 1 GB का होगा, 1.5 GB का होगा। तो
यदि 1 GB 1.5 GB का कंटेंट्स आपका है, वो फाइल बना है, उस फाइल को फॉरवर्ड करने में या अपलोड करने में समय लगेगा, तो उसको एडिट कीजिए। तो एडिट कैसे करेंगे? तो वीडियो कंप्रेसर करके एक एप्स है, आप वीडियो कंप्रेसर एप्स को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और आपने जो वीडियो क्लिप बनाया है आप वहां से कॉपी करेंगे। यानी कि आफ्टर मेकिंग वीडियो क्लिप्स सेलेक्ट फ्रॉम फोल्डर से आपको लेना है। फोल्डर में आपको वीडियो भी रहेंगे और फोटो भी रहेंगे, तो अपने फोल्डर से उसको निकालना है और फोल्डर से निकाल करके उसको कंप्रेस करना है। तो कंप्रेशन का एक क्वालिटी आएगा, तो क्वालिटी में आप जो है मान लीजिए कि 1000 MB का है या 1 GB का हो गया, 2 GB का हो गया, तो उसको आप मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज बहुत ज्यादा नहीं करना है, मिनिमाइज बहुत ज्यादा आप करेंगे तो आपकी पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा सा वो लो हो जाएगा। तो पिक्चर की क्वालिटी या वॉइस की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आप उसको मिनिमाइज करें और मिनिमाइज करने के बाद उसको शेयर कर दें। तो जैसे ही शेयर में जाएंगे आप, तो शेयर का मतलब हुआ अपलोड करना। तो अपलोड में थोड़ा समय लगेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। अपलोड होने के बाद ही जो है आप उसको शेयर करेंगे। जैसे ही शेयर करेंगे एक लिंक क्रिएट, शेयर करने से पहले 2-3 चीज उसमें डाल देनी पड़ती है। पहले तो होगा कि टाइटल, वो पूछेगा कि आपने जो बनाया है, मान लीजिए कि हमने साइंस का बनाया है तो साइंस लिखेंगे। फिर उसका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आप चैप्टर का नाम दे दीजिए या टॉपिक का नाम दे दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये 2 चीजें जो है उस फाइल के साथ रन करेगा, तो आपको भी पता चलेगा और भैया बहनों को भी पता चलेगा कि हमारा जो फाइल साइंस सब्जेक्ट का आया है, क्लास 8 का आया है, क्लास भी उसे मेंशन कर दीजिएगा। टाइटल में जैसे कि साइंस लिखिए, क्लास 8 लिखिए। तो क्लास के साथ जब वो डिस्प्ले होता है, टॉपिक के साथ होता है डिस्प्ले, तो बच्चे भी अच्छे ढंग से उसको फॉलो करते हैं। और जो कि यूट्यूब चैनल ऐसा है कि सोशल नेटवर्क, केवल बच्चे ही नहीं देखेंगे, दूसरे लोग भी जो है इसको लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक अच्छा प्रचार होता है कि इस विद्यालय के आचार्य जी के द्वारा जो है यूट्यूब चैनल पर ये कंटेंट्स आ रहा है, दूसरे बच्चे भी लाभ लेंगे और अपने बच्चे तो लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रचार का माध्यम से जो है हम भी बने अच्छे क्वालिटी के साथ। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे। एप्लीकेशंस के बाद जो है 2-3 चीज और मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। कुछ एप्स के बारे में हमने शुरू में कहा था आपको कि भी रिकॉर्डर जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है। और भी रिकॉर्डिंग में केवल वॉइस ही नहीं है, इसमें अपने पिक्चर को भी, पिक्चर का मतलब हुआ कि आप खुद जो है वो सामने फेस टू फेस आ सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जो है लेने के लिए भी रिकॉर्डर एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, एप्स होते हैं, ये प्ले स्टोर में रहते हैं। गूगल प्ले स्टोर है, वहां से आप इसको लेते हैं। अब इसका यूज करने के लिए जो स्टेप्स है, जब आप इसको डाउनलोड कर लिए तो भी रिकॉर्डर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने के बाद जो है वो आपके मेन स्क्रीन पर इसके फिगर आएंगे। और फिगर जब आते हैं, मेन स्क्रीन का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग, जहां से स्क्रीन आपका स्टार्ट होता है, वहां पर वो फिगर जो है भी रिकॉर्डर का डिस्प्ले होगा। अब आपने जो कंटेंट्स बनाया है उस फाइल को निकालिए। जो पीडीएफ आपने बनाया है या वीडियो आपने जो बनाया है, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल आपने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो उस स्क्रीन पर भी रिकॉर्डर का सिंबल भी रहेगा, वो नहीं हटेगा। फिर उस भी रिकॉर्डर के सिंबल को आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके 4 हैंड्स डिस्प्ले होंगे। तो 4 हैंड्स में सबसे ऊपर एक लाल रंग का बटन होगा। लाल रंग के बटन को क्लिक करते हैं तो वहां पर वीडियो रिसोल्यूशंस ये करके आएगा। इसमें आपको 360p अलग अलग रेंज है,
तो थोड़ा सा मिनिमम की तरफ हम बढ़ते हैं। मैक्सिमम पर करने पर थोड़ी परेशानी आएगी, मिनिमम पर आते हैं। मिनिमम से थोड़ा ऊपर 360 के ऊपर में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है आपका जो दूसरा स्क्रीन आएगा उस पर लिखेगा स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ को हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे डिजिट आएंगे 3, 2, 1। जैसे ही 1 समाप्त होता है आप अपना बोलना शुरू कर दें, तो आपका वॉइस जो है, आपकी आवाज जो है या आपका जो फिगर है वो रिकॉर्ड होना शुरू होगा। जब रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगा तो स्टॉप करने के लिए देख लीजिए कि हमारा कंटेंट्स जो है 10 मिनट में वो फाइनल हो रहा है। तो 10 मिनट के बाद जो है आप स्टॉप करें। स्टॉप करने के लिए उसी भी रिकॉर्डर के लाल बटन को आप दबाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। आपका कंटेंट्स तैयार हो गया। कंटेंट्स तैयार हो गया। अब इस कंटेंट्स को आप स्क्रीन से आप बैक चले जाइए। बैक में जाने के बाद आपका जहां पर ये वीडियो बना हुआ है उस वीडियो में देखेंगे कि एक सिंबल आ गया होगा। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो सिंबल आ जाता है, और सिंबल आने के बाद जो है आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी का पिक्चर के बाद एल्बम को क्लिक कीजिएगा। एल्बम को क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो वहां पर तैयार है। वो वहां से आप डायरेक्ट जो है शेयर कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या किसी को भी भेजना है वहां आप भेज सकते हैं। ये आपका जो है वी रिकॉर्डर्स का जो है इस एप्स की खासियत। दूसरा यहाँ पर जैसे कि जूम ऐप को आप कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि ये ऐप जो है बहुत पुराना भी हो चुका है, और अभी जो है बीच में ये खबर आई थी कि ये चीन का ऐप है। ऐसी बात नहीं है, ये चीन का नहीं है, ये कंप्लीट अमेरिका का ऐप है, और इस ऐप का यूज हम लोग अभी कर रहे हैं। और इस ऐप को भी डाउनलोड करने का वही प्रोसेस है आपका, कि आप जो है प्ले स्टोर के माध्यम से इस जूम ऐप को जो अपने स्क्रीन पर ले, और स्क्रीन पर लेने के बाद उसकी स्टेप्स जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो स्टेप्स उसका शो होगा, और शो होने के बाद लास्ट में आपका जो है एक पासवर्ड और आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, और लिंक भी क्रिएट होता है, और उसी के आधार पर हम शेयर करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो प्रश्न आप कर सकते हैं। आप अभी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आपका भी कार्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखा है। तो आप सब इस कार्य को संपादित कर चुके हैं। इस विषय में अगर आपकी कोई जानकारी हो या कोई तरह का संदेह हो तो आप किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे अपना प्रश्न चैट करेंगे। अपने प्रश्न को आप स्क्रीन पर चैट बिंदु पर लिखेंगे तो आपका प्रश्न हमारे डिस्प्ले होगा, तो आप उस पर से फिर जो देखा होगा। तो हाँ, किसी आचार्य को बोलना चाह रहे हैं क्या कुछ? चित्रा जी कौन से? अभी कृष्ण जी ने बताया हम नित्य नहीं, अगर हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो नए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई चीजों को हम सीखते जाएंगे। मोहनिया संकुल के सभी दानाचार्य आचार्य बंधु भगनी और आदरणीय विभाग प्रमुख जी, सह विभाग प्रमुख जी, गंगा जी, संजय जी और सभी विभिन्न संकुलों के संकुल प्रमुख जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। यह जो एक विभाग की योजना बनी संकुल सह तकनीकी शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण का, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, और यह कार्य करने में जिनको आनंद मिलेगा उन्हीं को इसका आनंद प्राप्त होगा। जो आनंद लेकर काम करेंगे वही इसका आनंद प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग किनारे खड़े रहेंगे शायद उनको इसकी कोई अनुभूति नहीं होगी और कोई आनंद उनको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो बात मेरे मन में आ रही है कि अगर यह प्रशिक्षण हुआ है और हमारे आचार्य बंधु भगनी जो भी कक्षा अध्यापन में लगे हैं वो इन चीजों का उपयोग करें, तभी उनको इसके आनंद की अनुभूति होगी। कहने मात्र से, सुनने मात्र से यह कुछ उपयोग में आने वाला नहीं है, इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो मैं एक बार अनुरोध करूंगा अपने सभी बंधु भगनी से जो इस काम में जुड़े हैं, इसका उपयोग करें। एक प्रश्न आया है संजय जी, इसको देख लें। एक प्रश्न आया है, एक आचार्य जी का प्रश्न आया है, दिया हुआ है कि सुजीत आचार्य जी हैं, सामाजिक ज्ञान विषय है कि हम लगातार 6 से 10
वीडियो क्लास ले रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि सभी भैया बहन, विशेष रूप से 10वीं वर्ग के भैया बहन हमसे परीक्षा के संदर्भ में पूछते हैं, उन्हें क्या बताया जाए, परीक्षा कैसे आगे होगी? अच्छा, जैसे कि है हम जो फीडबैक लेते हैं, अभी तो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन कहीं करें। तो कुछ दिन पहले जो है एक कंप्यूटर आचार्यों का प्रशिक्षण हुआ था और वो है गूगल फॉर्म के थ्रू लेते हैं। तो ये गूगल फॉर्म जो है इसका जो स्टेप्स है कि अभी तो समय नहीं है, आप गूगल फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। तो इसमें भी इंफॉर्मेशन आते हैं और इंफॉर्मेशन सारे बच्चे का डिटेल्स पहले आएगा और डिटेल्स आने के बाद इसका जो स्टेप है, पहले क्या है कि विषय आचार्य क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, फिर उसका कंपोजिंग होता है, उसको कंपोज करते हैं और कंपोज करने के बाद आंसर भी बनाते हैं। लेकिन वो आंसर जो है वो हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, बच्चे उसको नहीं देख पाएंगे। केवल जो कंट्रोलिंग करने वाले जो एडमिन रहते हैं उन्हीं के पास वो क्वेश्चंस ओपन करना और लिंक को भेजना। लिंक जो है परीक्षा के समय से 5 मिनट पहले प्रेषित किया जाता है और इसमें टाइम लिमिट रहता है 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का। आप टाइम जो है पहले फिक्स कर दें और उसी फिक्स टाइम में बच्चे अपना रिस्पॉन्स देंगे। नाम होगा, फादर्स नेम होगा, क्लास होगा, रोल नंबर होगा और मोबाइल नंबर होगा। इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ही नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन खुलेगा। क्वेश्चन खुलेगा, एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहेंगे और गोल गोल घेरा रहेगा उसका। जो भी अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा उसको क्लिक करते जाएंगे। मानिए कि 20 क्वेश्चंस का आपने दिया, 30 मिनट समय दिया, 30 मिनट के अंदर जो है उसको 20 क्वेश्चंस को बनाते हुए, क्लिक करते हुए लास्ट में सबमिट करेगा। सबमिट उसको टाइम के अंदर करना है। 31वें मिनट में यदि करता है तो सबमिट नहीं लेगा वो, यानी कि 29 मिनट तक जो है उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेगा व्यू स्कोर आएगा, व्यू स्कोर ऊपर में रहता है, उसको क्लिक करेगा तो जितने नंबर का आपने सेट किया था वो कितना अंक लाया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। वो आंसर देखना चाहता है तो आंसर भी वो देख लेगा, कौन कौन सा एरर्स हुआ है, कौन गलत हुआ है, कौन सही हुआ है, एक एक करके सब कुछ देख सकते हैं। प्रारूप यही है और बहुत ही आसान है और इजी प्रोसेस में जो है हम बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं। बड़ा ही सुगमता और सजगता के साथ इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्नता की ओर है और स्वाभाविक रूप से मोहनिया संकुल के आचार्य बंधु भगिनी इसका लाभ उठाए हैं और हमको लगता है इसका एक होमवर्क भी करना चाहिए स्वयं को। आज जितने आचार्य जुड़े हैं, मोबाइल जितने भी उपस्थित हुए, सबको साधुवाद है, आभार है। माननीय विभाग प्रमुख जी ने भी व्यस्ततम समय में अपना एक पूर्ण सहयोग दिया है, उनका मार्गदर्शन भी हुआ है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। फिर संकुल प्रमुख के नाते माननीय संजय जी, जंगलेश जी और कुदरा के मोहनिया संकुल के संकुल प्रमुख जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज का जो प्रशिक्षक के रूप में संजय जी ने जो इन्हें में सुगमता प्रदान हुई है और मैं दोबारा उनको आभार व्यक्त करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सरस्वती की शक्ति का संचार आप में हो और सहजता से विषय का प्रस्तुतिकरण हो और गागर में सागर भरने का काम किया है आपने। उपस्थित सभी प्रधानाचार्य जी के प्रति भी हमारा आभार है, अपने आचार्य बंधु भगिनियों को एक साथ एकत्रित करके इस प्रशिक्षण वर्ग में जोड़ने का कार्य किए। उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी को भी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने गंभीरता पूर्वक आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को ग्राह्य किया है। मुझे लगता है इसका हम लोग लाभ उठाएंगे और इसका हम लोग होमवर्क के रूप में अभ्यास करें तो मुझे लगता है वो स्मरण भी रहेगा और एक स्किल्स भी तैयार हो जाएगा अपना। आज का जो पूरा संकलन
और मुझे लगता है पूरे प्रशिक्षण का संकलन कर्ता के रूप में है आदरणीय विष्णु जी, ITI के प्राचार्य। उनको भी हृदय की गहराई से साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।